कल जो मैं डिस्क पढ़ाया था तो डिस्क में मैं 3 तरह का आई थिंक बताया था। 3 टाइप का सवाल। एक था कि 2 अलग अलग रोटेटिंग डिस्क को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं, राइट, ये बताए थे। फिर मैं दूसरा ये बताया था कि एक डिस्क था रेस्ट पे और एक बुलेट चलते हुए आया और उसको स्ट्राइक किया और चिपक गया तो दोनों घूमने लगता, याद है, ये पढ़ाए थे। फिर ये पढ़ाए थे कि मतलब एक बालक है, वो दौड़ते हुए आए और अचानक से डिस्क पे बैठ जाए, तो दोनों एक तरीके का सवाल हो गया था, ठीक है। फिर ये बताए थे कि एक गन अगर माउंट किया हुआ है सपोज डिस्क के ऊपर और सडनली उससे बुलेट फायर करे तो बुलेट आगे जाएगा तो गन कहाँ रिकॉइल करेगा, पीछे। उसके वजह से डिस्क क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट कर जाता है ना। फिर मैं ये बताया था कि डिस्क पे एक आदमी है या एक बच्चा है बैठा हुआ और अचानक से वो चलना शुरू कर दे, तो अगर आदमी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था तो डिस्क कैसे नाचने लगता है, उसका उल्टा क्लॉकवाइज, है ना। आदमी एंटी क्लॉक जाएगा तो डिस्क कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। तो इन सब पे कल थ्योरी और क्वेश्चन हम करवा दिए थे, याद है ना। तो आज रिंग का क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना। एक रिंग है, क्या है बच्चे, एक रिंग है, ठीक है। तो रिंग जो है ना पहले से रोटेट कर रहा है, रिंग पहले से रोटेट कर रहा है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, सडनली यहाँ पे एक हम इस पे पार्टिकल ला के रख दिए हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस पे कोई एक पार्टिकल, ये देखो एक पार्टिकल है, दिख रहा है। अब इस रोटेटिंग रिंग के ऊपर ला के इसको जेंटली रख दिए इस पे, तो जैसे इस पे रखेंगे तो इसके जो घूमने का स्पीड है वो अब क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इसका क्या पास कर रहा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाले पॉइंट से। या ये भी हम बताए थे कि यहाँ पे इसको हिंज करके रखा हुआ है, सपोज कर लो, तो इसके बाद ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बीड को रखेंगे ना हम इस पे, तो बीड और रिंग दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। बीड पे जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में, वो एक तरीके का फोर्स लगा देगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और वही फोर्स रिंग पे कहाँ लग जाएगा, पीछे के डायरेक्शन में लग जाएगा। अब याद करो कल इसी टाइप का डिस्कशन हम कल भी किए थे, डिस्क के केस में करते थे ना। फिर मैं बताता था कि यहाँ से टॉर्क ले लो दोनों का, तो एक पे टॉर्क कहाँ चला गया, इस डायरेक्शन में, और दूसरे का टॉर्क कहाँ चला गया, इस डायरेक्शन में। क्या दोनों का टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट नहीं हो जाएगा। तो फिर से हम कह सकते हैं कि नेट टॉर्क जो है एक्सटर्नल वो तो है ही नहीं, और नेट इंटरनल टॉर्क भी कितना ही आ गया, 0 ही आ गया, ठीक है। किसके अबाउट, तो अगेन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, क्योंकि हम वहीं से टॉर्क चेक कर रहे हैं, राइट। तो अब ये बताओ क्या यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कंजर्व्ड रहेगा, रहेगा, जैसा कल पढ़ाए थे वैसे ही, ठीक है। तो बस हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल, लिख सकते हैं। तो इनिशियली सिर्फ रिंग रोटेट कर रहा था, तो सिर्फ रिंग जो रोटेट कर रहा था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं, mr² और इंटू ओमेगा कर दिए तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। शुरू में बीड रिंग पे नहीं था, कहीं बाहर था, रेस्ट पे था, तो बीड का कोई हम एंगुलर मोमेंटम नहीं जोड़े हैं,
जब बीड इस पे रख दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, रिंग और बीड का मास एज्यूम कर लो क्या स्मॉल एम है, रिंग का मास एज्यूम कर लो क्या है कैपिटल एम है, ठीक है। तो बीड प्लस रिंग क्या ही करेगा, दोनों एक साथ में घूमने लगेगा। बताओ कुछ न्यू एंगुलर वेलोसिटी से, तो क्या अब हमारे पास ये न्यू एंगुलर वेलोसिटी नहीं आ गया, आ तो गया। डिवाइड बाई क्या कर देंगे, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। देखो कुछ कटता हुआ सा नजर आ रहा होगा, आर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा और कुछ नहीं। तो ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है, बड़ा एम रिंग का मास, ये भी रिंग का मास है, और ये छोटा वाला एम किसका मास है, ये बीड का मास है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, छापना है। मान लिया जाए कि यहाँ ठीक है, देखो अब देखो, अभी जैसे हम एक बीट रखे थे ना, अब हम क्या करेंगे, दो गो बीट रखते हैं सपोज, ठीक है। तो अगर हम एक बीट यहाँ रख दें और एक बीट यहाँ रख दें, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो तब भी बदलेगा ना। नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी जीरो रहेगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी कंजर्व्ड रहेगा, ये कंसेप्ट अभी भी लगेगा। खाली क्या अंतर पड़ने वाला है, यहाँ पर एक नंबर आ जाए क्या, 2 आ जाएगा। ये सारी चीजें वैसी सेम टू सेम होंगी, ठीक है। खाली ये जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझी क्या। अच्छा मान लो अगर हम 3 रख देते यहाँ पे 3 बीट, तब यहाँ क्या आ जाता, 3 आ जाता। अगर हम 4 बीट रख देते तब यहाँ कितना आता, 4 आ जाता। ऐसे इमेजिन करो कितना बीट रख दिए हैं, n बीट्स रख सकते हैं ना। मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं क्या, ठीक है। तो सपोज इस पे अब रिंग पे हम क्या कर दिए हैं, n बीड्स को हमने इस पे रख दिया है, ठीक है। तो n बीड रखेंगे तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी क्या रखना पड़ेगा, n बीड रखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। उसी प्रकार से यहां भी n टाइम्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। यहां भी कर देंगे प्लस n टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इसमें भी कटेगा, है ना। तो अंत में जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या अंतर पड़ जाएगा, खाली हमको देख के बता दो। यहाँ पर एक नंबर ऑफ बीट जो है उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और क्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। छापना है, लो अभी जो पढ़ी हो ना उसी पे क्वेश्चन है, बनाओ फटाफट। तो जो हम लोग पढ़े थे अभी, बस चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला पुट करके ही बना दे सकते हैं, और नहीं तो डिटेल में बनाना है तब भी बना दे सकते हैं। देखो मान लो ये रिंग है, रिंग अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा था, घूम रहा था, किस स्पीड से, ओमेगा के स्पीड से, ठीक है। फिर अब क्या किया गया, बीड पे डायमेट्रिकली अपोजिट लिखा गया है क्या, ऐसा कुछ लिखा गया ना, 4 गो बीड रख दिया गया है, 1 2 3 और 4, ये चारों बीड का मास क्या है, m है, ठीक है।
तो अब ये जो रिंग घूम रहा था, इसके घूमने का अब स्पीड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट, जैसा कि हम जान रहे हैं कि टॉर्क कितना होगा, 0 है ना। टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0, इसलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल। शुरुआत में सिर्फ रिंग था, है ना, तो सिर्फ रिंग का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m² ओमेगा, राइट। और बाद में सब घूमने लगा, रिंग भी और 4 बीड भी, है ना। तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा इनटू न्यू ओमेगा, ठीक है। अब तो यहाँ से क्लियर सा दिख ही रहा हम लोग को, r² से r² कैंसिल, इसलिए ओमेगा डैश इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा बाई m प्लस 4m। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। चलो ये सवाल करो। तो जैसा कि है ना पिछले 2 सवाल में किए थे डायरेक्ट मार दे रहे हैं। शुरुआत में क्या होगा, खाली रिंग के पास एंगुलर मोमेंटम होगा ना, और बाद में क्या हो जाएगा, रिंग प्लस दोनों मिल के साथ में घूमने लगेगा, ये होगा ना। अब ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश ओमेगा न्यू, है ना, रेडियस से रेडियस कट गया, तो आगे ओमेगा डैश इज इक्वल टू m ओमेगा बाई m प्लस 2m। क्लियर है। अच्छा, पता है तुम्हें जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ये सवाल या इसके पिछला वाला जो सवाल हम किए थे, ये वाला, ये दोनों में से कोई एक सवाल आज से करोड़ों साल पहले जेईई एडवांस में पूछा गया था। आज से करोड़ों साल पहले, नॉट लेटेस्ट, मतलब 20-30 साल पहले पूछा गया होगा। तो एक फार्मूला है, याद करो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, याद है, वो लीनियर मोशन में पढ़े थे हम तो, अभी तो एंगुलर वाला पढ़ रहे। हाँ सही जा रही हो, बताओ। रिलेशन बिटवीन, अभी बताना है मेरे को, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। बट ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक याददाश्त ताज़ा करा देता हूँ। ये याद करो, हमने ये चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ है जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, याद होगा। ये क्या होता है, हाफ mv² होता है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है जी, लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है p इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। अब तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें अगर हम मास को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये सही है ना, mm मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ऊपर क्या आ गया, p² बाई p², नीचे 2m आ गया ना। तो यही था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो दिक्कत, या इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते थे, p इज इक्वल टू √2 इंटू मास और इंटू काइनेटिक एनर्जी, याद आया, ठीक है। हाँ मैं समझ गया था। अब यही चीज एंगुलर मोमेंटम के लिए भी ट्रू है। जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ I ओमेगा², ठीक। और एंगुलर मोमेंटम का सिंबल तो L होता है ना, L बराबर I ओमेगा होता है।
तो ये जो रोटेशनल वाला काइनेटिक एनर्जी है जी, ठीक है, चलो इसको के कह देते हैं। तो के इज इक्वल टू है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें आई को मल्टीप्लाई और आई को डिवाइड कर लो, ठीक है। अब देखो तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नहीं आ गया एल स्क्वायर बाई 2 आई। ये वैसे ही है ना जैसे उधर लिखे हैं, देख लो, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू √2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू काइनेटिक एनर्जी। बुझी? छपना है, छपो। तो अब हम लोग ये सवाल करते हैं ये वाला, ठीक है। देखो ट्राई करो। तो कहा जा रहा है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। अभी अभी हमने पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, एल स्क्वायर बाई 2 आई पढ़ा है क्या हमने, बोलो बच्चे, एल स्क्वायर बाई 2 आई यही पढ़े हैं ना हम लोग अभी। ये हो जाएगा एल ए आई ए, ये क्या हो जाएगा एल बी आई बी, यही ना, ठीक है। तो ये बताओ एल ए अपॉन एल बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आई ए अपॉन आई बी का स्क्वायर रूट। देखो तो अब ये कह रहा है ना कि आई बी जो है वो क्या है ग्रेटर देन आई ए, है ना, मतलब बी जो है आई ए से ज्यादा है। तो ये रेशियो क्या है 1 से कम नहीं आ जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हो ना कि आई ए अपॉन आई बी का रेशियो क्या आ जाएगा लेस देन 1 आ जाएगा। तो बन गया, आंसर आ गया। यहाँ से दिख रहा है कि एल ए बाई एल बी क्या है लेस देन 1, यानी कि एल ए इज लेस देन क्या हो जाएगा एल बी, ठीक है। ठीक है। वैसे इसको बनाने का एक और तरीका शॉर्टकट दिख रहा है, बतावें क्या? वैसे ये भी शॉर्टकट है ना। देखो वो जो दूसरा वाला फार्मूला बताए थे ना, एल बराबर √2 बताए थे, बोलो। एल बराबर जो बताए थे अभी अभी √2 यही बताए थे ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एल ए बाई एल बी इज इक्वल टू रूट के अंदर ही लिख देते हैं √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आई ए, यहाँ पे आई बी। अब यहाँ तो दिख रहा है साफ साफ कि के से के क्या था, सेम था ना। अब ये आई ए बाई आई बी का रेशियो क्या दिख रहा है लेस देन 1, यानी कि वही फिर आ गया, ठीक है ना। ऊपर वाला और छोटे में बन गया। वैसे दोनों ही आसान है, छपना है। जैसे कि एक सवाल है, ठीक ना, अर्थ जो है मान लो सडनली श्रिंक कर गया या फैल गया, ठीक है। अर्थ जो है मान लो कि क्या कर जा रहा है, श्रिंक कर जा रहा है, या फिर क्या कर जा रहा है इन्फ्लेटेड, पता है फूल जाना,
ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई एक काम होता है, चाहे श्रिंक कर जाए चाहे इन्फ्लेट कर जाए, ठीक है, तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ध्यान देना है, तो कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। तो टॉर्क एक्सटर्नल जो है अर्थ पे क्या लगेगा, 0, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें याद है ना सन के वजह से एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का भी टॉर्क क्या होता है, 0 होता है ना, याद है ना? नहीं याद है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ, बता दूं क्या? देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिकल पाथ है, ठीक है, सपोज ये अर्थ है, इमेजिन कर लेते हैं ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ये मान लो क्या है, सन है। तो अर्थ पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना यहाँ से, कौन सा फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, और अर्थ का ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अब ये दोनों फोर्सेज क्या है, 180 डिग्री पर है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो पोजीशन वेक्टर से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री, तो इसका टॉर्क कितना आएगा बताओ, 0 नहीं आ जाएगा, तो टॉर्क 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है इसका सन के अबाउट कंजर्व रहेगा। इवन इसका जो अर्थ का अपना एक्सिस है, अर्थ का अपना एक्सिस कुछ होता है ना जिसपे 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, होता है ना, इसके अबाउट भी कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कहीं से कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये टॉर्क चाहे तुम सन के अबाउट देखो या किसके अबाउट देखो, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहीं से अर्थ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इस वाले कंडीशन को देखें कि टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 अगर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या रहेगा, हाँ बस सेम ही बात है, कांस्टेंट होना या कंजर्व होना सेम ही बात है, ये समझ गए। छापना है, छाप लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल रहे जिसमें कि अर्थ क्या कर रहा हो, श्रिंक कर रहा हो, या फिर क्या कर रहा हो, फूल जा रहा हो, इन्फ्लेट हो जा रहा हो, तो मैं काफी पहले जब मोशन पढ़ाया था, रोटेशनल मोशन और 1D मोशन दोनों में ही ये बात बताया था कि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ को जब देखा जाता है तो अर्थ का साइज कैसा नजर आता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा पॉइंट साइज। तो इन दैट केस क्या होता है कि अर्थ अगर श्रिंक कर जाए या फूल ही जाए तो सन से देखने पर तो छोटा ही नजर आएगा ना, ठीक है। तो ऐसा जब भी कोई सवाल रहेगा तो बेटर क्या रहेगा, हम कहाँ से इस सवाल को बनाएंगे, अर्थ का जो अपना अपना जो डायमीटर है ना, डायमीटर यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम इसको बैठ के देखेंगे, यहीं पे इसी एक्सिस पे कहीं पे बैठ के देखेंगे कि नेट टॉर्क क्या लग रहा है, 0, कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट हम क्या कर सकते हैं कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। और तुम्हें याद होगा कि इस डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, याद है, 2/5 mr², याद है, ठीक है। तो इसमें एक सवाल आता है कि मान लो अर्थ श्रिंक कर गया तो उसका रेडियस घट के जो है कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है ना, या मान लो फैल गया, फैल के इसका रेडियस जो है n टाइम्स हो गया, ऐसा सवाल रहता है, या तो फूलने का भी सवाल रहता है या फिर पचकने का, दोनों तरीके का क्वेश्चन होता है। तो मैं क्वेश्चन इस पे करा देता हूं, देखो जैसे क्वेश्चन है कि इफ
अर्थ shrinks and its radius become half. ठीक है, what will be duration of डे एंड नाइट? दिन रात अभी 24 घंटे का होता है ना, तो अगर ऐसा हो जाए कि अर्थ श्रिंक करके आधे रेडियस का हो जाए तो डे एंड नाइट का क्या ड्यूरेशन होगा? तो देखो बनाते हैं। अभी अभी हम बताए कि इसमें क्या कंजर्व रह जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। एल क्या रहेगा? कांस्टेंट। किसके अबाउट? अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, डायमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम कह सकते हैं एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं पहले भी पढ़ाया था, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। बोलो I इज इक्वल टू होता क्या है? 2/5 mr² होता है ना। ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है 2π/t। तो दिन रात का ड्यूरेशन अभी 24 घंटा था जब अर्थ नॉर्मल था, लेकिन अब क्या हुआ है? अर्थ श्रिंक कर गया है। मास के बारे में कहीं कुछ नहीं दिया, इसका मतलब मास सेम है, खाली रेडियस क्या हो गया है? हाफ हो गया है। तो r/2 का स्क्वायर क्या r²/4 हो जाएगा। ठीक है, और दिन रात का जो ड्यूरेशन है उसको अब मान लेते हैं हम लोग कितना? t मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो 2/5 mr², 2/5 mr² कैंसिल, 2π से 2π भी कैंसिल, 4 से ये 6 टाइम्स में कैंसिल, तो आ गया। दिन रात अब जो है वो कितने घंटे का हो जाएगा? 6 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, कर लो नोट। देखो इसमें एक स्लाइड सा चेंज करते हैं, हल्का सा चेंज। देखो मान लो कि R जो है ये क्या है? अर्थ का रेडियस था। ठीक है ना, इनिशियली शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं ना। अब अर्थ श्रिंक किया और इसका रेडियस जो है मान लो कितना हो गया? r/n हो गया। r/n मतलब डिक्रीज ही कर गया ना, जैसे कि आधा हो गया तो n का वैल्यू कितना हो गया होगा? 2 हो गया होगा। अब फिर यही सेम सवाल, व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट? क्या सेम प्रोसेस से बनेगा? एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम। खाली होगा क्या यहाँ पे, जहाँ पे ये वाला नया वाला r दिख रहा है वहां पे करना क्या पड़ेगा? r/n का स्क्वायर करना पड़ेगा बस। तो यहाँ से दिख रहा है ना कि t का वैल्यू कितना आ जाएगा? t का वैल्यू आ जाएगा 24 / n²। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना था? 2 था ना, तो जैसे यहाँ 2 रखें तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन इस पे। देखो तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो सकता है? तो जैसा कि अभी अभी हम पढ़े थे ना, अर्थ भी क्या होता है? सॉलिड स्फीयर ही होता है ना। तो अर्थ अगर फूल रहा था, इन्फ्लेट कर रहा था या श्रिंक कर रहा था, तो दोनों केस में क्या बताए थे? एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो इसके बारे में बोल रहा है कि सॉलिड स्फीयर है ना, रोटेट कर रहा है फ्रीली, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी डायमीटर के अबाउट। कहाँ कर रहा है?
फ्री स्पेस है, मतलब कहीं से कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा है, तो कहीं से कोई टॉर्क भी नहीं लगेगा। तो इसका हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क, ठीक है ना, कितना होगा, 0। तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है ना। तो अब मैं एक और एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, जिसका इस्तेमाल डांसर्स करते हैं, ठीक है ना। डांसर्स जब खुद को घुमाते हैं ना, घुमाने को क्या ही बोल सकते हो, रोटेट करते हैं, है ना। तो जब उनको रोटेट करके अपना स्पीड, है ना, क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, या अगर अपना कौन सा वाला स्पीड, एंगुलर वाला, कौन सा वाला, एंगुलर वाला, तो अपने स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए डांसर लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ का, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। उसके लिए करना क्या है, अपना जो हाथ है ना, ये पूरा बाह, ठीक है ना, हैंड को करना क्या होता है, फोल्ड आउट या फोल्डिंग, ठीक है ना, फोल्ड आउट और इन। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे हो पाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई डांसर है, ठीक है, ये इसका हाथ है ऐसे, ठीक है, तो अभी तो इनसाइड है, फैला हुआ नहीं है। मान लो एक एक्सिस है, जूम करो, एक एक्सिस जो है ऐसे यहाँ से जा रहा है, क्योंकि जब हम घूमते हैं तो अपने बॉडी के सिमेट्रिकली ही ना घूमते हैं, ठीक है। तो एक डांसर है जो अपना हाथ अंदर खींचे हुए, ठीक है ना। तो एक्चुअली ऐसा कब करते हैं, ये तो सेकंड स्टेप हो गया, तो पहले पहला स्टेप बताता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि जिस समय डांस करना होता है ना, घूमना होता है एक्चुअली बेसिकली, ठीक है, तो जिस समय घूमना होता है उस समय हाथ अंदर रहता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, नहीं बाहर, हाँ बाहर होगा, बाहर। तो जब घूमना शुरू करते हैं ना एक्चुअली, तो हाथ एक्चुअली बाहर की तरफ रखते हैं, ठीक है, हाथ कहाँ रखते हैं, बाहर की तरफ, ठीक है ना। जब अपना स्पीड बढ़ाना होता है ना, तो हाथ को क्या कर देते हैं, फोल्ड इन कर देते हैं, ठीक है ना, फोल्ड इन कर लिए हाथों को। इसमें होगा क्या, जरा इसको समझाता हूँ मैं। जब तक हाथ ऐसे फैला हुआ है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, होगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि हमारे बॉडी के ऊपर कोई फ्रिक्शनल टॉर्क बाहर से नहीं लग रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत पैर पे लगता है तो उसको इग्नोर करो, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एल बराबर होता क्या है, आई ओमेगा। तो आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा। तो जिस समय घूमना स्टार्ट करते हैं उस समय पता है स्पीड कम रहता है, उस समय स्पीड क्या रहता है, कम, क्योंकि हाथ को फैला के रखते हैं, हाथ को क्या करके रखते हैं, फैला के रखते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है तो एंगुलर स्पीड क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे ही हाथ को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज कर गया तो इसके बदले क्या इंक्रीज करेगा, ओमेगा, है ना। तो फर्स्ट वाले में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है, ओमेगा कम है। और सेकंड वाले में जैसे ही घूमते हैं ना हम लोग, ऐसे हाथ को अंदर मोड़ लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे जब शुरुआत करना है तो हाथ फैला के रखते हैं, ठीक है। और जब घूमना होता है तो ऐसे हाथ को अंदर सिकुड़ लेते हैं। तुम देख पा रही हो मेरा स्पीड बढ़ जाता है, देखो तुम, फिर से दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे घूम रहा हूँ, दिखा। तो जैसे ही हाथ अंदर मोड़ते हैं ओमेगा बढ़ जाता है, क्योंकि आई घट जाता है, ठीक है। तो हम लोग के टर्न करने में डांसिंग के वक्त, ठीक है ना, क्या इस्तेमाल होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम। अब पैरों पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ना उसको नेग्लिजिबल मान लो, तो ये परफेक्टली मैच कर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, नोट करना है। कैसा लगा मेरा डांस? देखो देखो, ऐसा कभी कभी टीवी में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, कि मान लो ये क्या है, स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये टीवी में देखने के लिए मिल जाएगा, कभी देखना की कोशिश करना, है ना। ये मान लो स्विमिंग पूल है या कोई भी नदी समुद्र कुछ भी है, ठीक है, और कुछ ऊंचाई से जो है ना एक डाइवर जो है यहाँ जंप मारेगा नदी में, ठीक है, या पूल में, तो रास्ते में ना वो इस तरीके से ऐसे घूमते हुए जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रास्ते में ऐसे घूमते हुए जाता है, ये घूमता कैसे है, उसके पीछे काम करता है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, ठीक है ना। जब इसको डाइव मारना होता है ना, तो ये क्या करता है, अपने बॉडी को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर लेता है, ठीक है, अपने बॉडी को बिल्कुल क्या कर लेगा, स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन जब वो बीच एयर में रहता है ना, तो अपने बॉडी को ऐसे फोल्ड करके रखता है, ठीक है ना, अपने बॉडी को क्या करके रखेगा, फोल्ड करके रखेगा, ठीक है। फोल्ड करके जब रखेगा तो मिड एयर में बता रहा हूं, मिड एयर में बॉडी को क्या ही करके रखना है, फोल्ड। तो फोल्ड करके रखेंगे बॉडी को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना, लेस। इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसलिए वो हवा में क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। और जब वाटर सरफेस के पास पहुंचेगा ना, ठीक है ना, व्हेन नियर वाटर, जब स्ट्राइक करना होगा, ठीक है ना, तब वो अपने बॉडी को ना फोल्ड करके नहीं रखता है, ठीक है, बॉडी को फिर वो क्या कर देगा, स्ट्रेट कर लेगा। तो बॉडी को स्ट्रेट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाइवर्स वाले में लगता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ ये समझना है कि डाइवर के ऊपर कहीं से कोई एक्सटर्नल टॉर्क का काम नहीं है मिड एयर में, और इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा मिड एयर में, ठीक है। ये थ्योरेटिकल सवाल है। ऐसा एक एग्जांपल हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि एक डिस्क था और डिस्क पे एक बुलेट आके टकरा गया, याद है। तो वैसे ही डिस्क के बदले एक रॉड ले लिए, ठीक है। अब मान लो ये कोई एक बुलेट है जो कि ट्रैवल करते हुए आ रहा है इसके पास, और आके यहाँ पे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। ये रॉड को यहाँ पर हमने क्या किया, हिंज कर दिया है, ठीक है ना। तो रॉड ट्रांसलेट नहीं करेगा लेकिन ये रोटेट कर सकता है, तो ये वाला हिंज क्या बन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जैसे ही आके यहाँ पे टकराएगा, मान लो ये कोलिजन क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो बुलेट इसमें आके क्या करेगा, चिपक जाएगा, बोलो। तो जब चिपकेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि रॉड प्लस बुलेट जो है दोनों एक सिंगल मास बन जाएगा और दोनों ऐसे घूम जाएगा किसी स्पीड ओमेगा से। तो पूछेगा कि भाई बतलाइए कि ये एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होगा। तो मैं एक बात बतलाना चाहूंगा कि जिस समय कोलिजन होगा ना,
तो कोलिजन होगा यहाँ पे, मान लो बुलेट आ गया, तो बुलेट पे एक फोर्स लगेगा रॉड की वजह से, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा फोर्स ऑन बुलेट बाय रॉड, और एट द सेम टाइम रॉड पे एक फोर्स लग जाएगा आगे की तरफ, ये हो जाएगा फोर्स ऑन रॉड बाय बुलेट। ठीक है, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो रॉड का लेंथ L है, ठीक है, यहां से देखो तो ऐसे हम डालेंगे R परपेंडिकुलर, और ये गया फोर्स, तो इसका टॉर्क का ये डायरेक्शन आएगा क्या, इसका, एंड इस वाले फोर्स की बात करें तो इसका जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो फिर से देखो तो नेट टॉर्क जो लग रहा है, क्या वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं आ जा रहा है, तो हम समझे कि नेट टॉर्क चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, सब कितना आ गया, 0। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, किसके अबाउट रहेगा, तो ध्यान देना अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, हिंज वाला ये जो पॉइंट है ना, इसके रिस्पेक्ट में नेट टॉर्क 0 आएगा। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो टक्कर से पहले सिर्फ बुलेट चल रहा था और टक्कर के बाद दोनों मिल के चलेगा। तो टक्कर के पहले हम लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड विच इज इक्वल टू क्या, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो बुलेट ट्रैवल कर रहा है, इसका m इंटू वी इंटू एल पढ़ाए हैं, हो जाएगा। ठीक है, रॉड का इस समय कुछ भी नहीं है, टक्कर के बाद क्या है कि रॉड पार्ट के लिए एक साथ घूमेगा। ठीक है, तो रॉड जब अपने एंड पॉइंट के अबाउट घूमता है तो तुम पढ़ी होगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 होता है। और ये जो बुलेट होगा, बुलेट का यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या है, L² ही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² हो जाएगा और इनटू ओमेगा। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा वाला m बुलेट का मास है, ये बड़ा वाला m रॉड का मास है। ठीक है, तो mvl डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ml²/3 प्लस ml²। ठीक है ना, एक l चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं, एक l। ठीक है, तो ये आ जाएगा mv अपॉन कैपिटल ml/3 प्लस स्मॉल m इंटू l। ये है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ बुलेट विथ ए रॉड। ओके, देखो अभी हम ये चीज ग्रेविटेशन में पढ़ना है वैसे, ठीक है ना, बट ये अभी इसलिए बता रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसी पे ये काम करता है केपलर का सेकंड लॉ। ठीक है ना, इसलिए इसको मैं इसी में समझा दे रहा हूं। मान लो बाबू, ये क्या है, हमारा ऑर्बिट है अर्थ का। ठीक है ना, यहां कहीं पे सन है। ठीक है, यहां कहीं पे सन है और हमारा प्लैनेट जो है इसमें क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो ये चीज पहले समझ लो। ये आज मैं तीसरी बार बता रहा हूं, इसके पहले मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूं कि सन से अर्थ की तरफ जाने वाला ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। और अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, वो कहाँ लगेगा, टुवर्ड द सन। तो बताओ इस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कितना होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है आर वेक्टर के साथ कितना डिग्री के एंगल पर है, 180 डिग्री के एंगल पर है। तो जब हम इसका टॉर्क निकालने जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू सन, ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बताओ। तो एल को याद करना, हम लोग क्या लिखा करते थे, एम वी आर लिखा करते थे। तो ये एम वी आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो इसमें एक सवाल पूछा जाता है जी कि मान लो अर्थ चल रही है ना, तो एक समय पे अर्थ कभी सन के सबसे करीब होगी जब ये डिस्टेंस r1 होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब सन से सबसे दूर रहेगा, r2 डिस्टेंस मान लो। ठीक है, इस समय अर्थ का स्पीड मान लो v2 है और इस समय मान लो अर्थ का स्पीड v1 है। तो पूछता है कि कौन सा स्पीड ज्यादा होगा, v1 कि v2, बताओ। तो इसका कंसेप्ट यहाँ छुपा हुआ है कि m इंटू v1 r1, एम वी आर का प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, कांस्टेंट है ना। इसका ऐसे ही मतलब निकाला जा सकता है कि अगर r बढ़ेगा तो v क्या होगा, बताओ, घटेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि v इंटू आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो सकता है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, है ना। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ से हमारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, कि जहाँ पे r छोटा है वहां पे v का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। ऐसे भी देख सकते हैं कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, r2 बाई r1 आ रहा है ना। r2 जो है वो r1 से ज्यादा है ना, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि v1 बाई v2 भी क्या है, ग्रेटर देन 1। इट मीन्स v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, और ऐसे साफ सुथरा भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं बिना मैथमेटिक्स के कि r1 क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर का स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। r2 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि v हमारा जो है वो r का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। ठीक है, ऐसा पढ़ने के लिए कभी मिला होगा या नहीं तो फिर ग्रेविटेशन में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं एरियल वेलोसिटी पढ़ाया था, ध्यान है क्या, मैं पढ़ाया था बच्चे कि ये जो एरियल वेलोसिटी होता है ना, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैं ये प्रूव करके दिया था कि दिस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बाय 2 ऑफ द मास। ठीक, हमने अभी अभी देखा कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्या, तो क्या एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी को सेकेंड लॉ ऑफ केपलर बोलते हैं। ये क्या कहता है कि इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल में जो प्लैनेट है ना वो इक्वल इक्वल एरिया स्वीप करता है। क्यों, क्योंकि इसका एरियल वेलोसिटी ही क्या है, कांस्टेंट है। ठीक ना, इन इक्वल, ऐसे समझो, हम लोग पढ़े हैं ना यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कवर करता है। और अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से चले तो बराबर बराबर टाइम में क्या करता है, बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना। तो वैसे ही किसी का अगर मान लो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर एरिया स्वीप नहीं करेगा। तो यही वाली बात है। ठीक है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पोजीशन वेक्टर
फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया। ठीक है, कारण यहां बता दिए क्योंकि एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब वो क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। और वो क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि नेट टॉर्क कितना लग रहा है, 0। ठीक है, अब मान लो बाबू कि किसी समय अर्थ यहां पर है, ठीक है, और ये रहा आपका सन। ठीक है, अब देखो इस चीज को देखो, ये चीज क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो जैसे जैसे प्लैनेट आगे ट्रेवल करेगा तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे ट्रेवल नहीं करते चल जाएगा, करेगा। तो मान लो ये किसी समय इस तरीके से ऐसे कंबाइन कर रहा हूं, ठीक है, और फिर मान लो जैसे जैसे प्लैनेट ट्रैवल करेगा, तो प्लैनेट ट्रैवल करेगा तो ये भी ऐसे ट्रैवल करते चल जाएगा, ट्रैवल करते चल जाएगा, ट्रैवल करते चल जाएगा। मान लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, या यहाँ पहुंच गया, कहीं पहुंच गया, ठीक है। तो मान लो प्लैनेट को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लगा, ये समय को कितना मान लेते हैं, डेल्टा टी टाइम मान लेते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम इंटरवल में ये देखो, ये एक लूप बन गया है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, देख लो, ये एक एरिया बन गया है, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोई और दूसरा टाइम इंटरवल हम ले लेते हैं। मान लो कि किसी समय पे अर्थ जो था वो यहाँ पे था, इस जगह पे था, ठीक है, और वो चलते चलते मान लो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो अब क्या है कि सन से मिलाने वाला ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, जो कि अर्थ के घूमने की वजह से ये भी पोजीशन वेक्टर घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, फिर इसका एरिया हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहां से यहां जाने में भी अगर समय क्या लगा है, डेल्टा टी, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो यही केपलर सेकेंड लॉ है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, चाहो तो इसका कुछ नाम दे दो, ए बी, इसको मान लो सी डी मान लो, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरिया ए बी एस और एरिया सी डी एस दोनों आपस में बराबर होगा। देखने में लग नहीं रहा है बट ये है दोनों एरिया आपस में बराबर, क्योंकि एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। याद है, ऐसा कभी कुछ पढ़ी हो? ठीक है, ध्यान से लिख लेना, है ना। पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसलेशनल मोशन वाला सब याद कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब फार्मूला लिख देंगे, ठीक है ना। तो वर्क का फार्मूला ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, याद है, एफ डॉट एस, ठीक है, या फिर क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, याद है। या इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिखते थे, एफ डॉट डी आर, राइट। तो ये वर्क हो जाता था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं, कई बार डिस्कस किए हैं, है ना। हाफ एम बी स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 ऑफ द मास होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है ये कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, होता है ना। यानी कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। ठीक है,
अब फिर होता था एक पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल टू क्या होता है, dw/dt, या ये भी होता है ना F.v। बताओ। तो वैसे अब रोटेशन में देखते हैं, रोटेशन में अगर वर्क का बात करेंगे तो ये होता है टॉर्क और डी थीटा का डॉट प्रोडक्ट, जहां फोर्स वहां टॉर्क, जहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहां क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब यदि बात करें काइनेटिक एनर्जी का, तो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हुआ है, क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं L²/2I बोलते हैं। ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ भी काम करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल दी टॉर्क होगा, क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल दी टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है। और फिर पावर का फॉर्मूला यहां भी होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम, या टॉर्क डॉट ओमेगा हो जाएगा। जैसे यहाँ फोर्स और वेलोसिटी आता है ना, वैसे यहाँ क्या आ जाएगा, टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सब फार्मूला है वर्क एनर्जी एंड पावर का रोटेशन में, जिस तरीके से ट्रांसलेशन में हुआ करता था। ठीक है, लिखना है, नोट कर लो। फिर देखो, मान लेते हैं कि ये है एक्सिस एक्स और ये एक्सिस वाई। ठीक है। ये कोई एक पार्टिकल होगा जो कि एक रिजिड बॉडी के अंदर होगा। अगर रिजिड बॉडी रोटेट करेगा तो याद होगा कि ये पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, क्या, याद है। अब अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका पोजीशन वेक्टर जो कि अभी यहां पर है, कुछ देर बाद बदल के कहीं आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच गया। मान लो कि जब यहां पे था तो समय था t, जब यहां पहुंचा तो समय क्या हो गया, t+dt। तो बहुत थोड़े से टाइम में ये जो ट्रैवल किया इतना दूर, क्या ये कर्व होगा या स्ट्रेट होगा, बहुत बड़े कर्व का बहुत छोटा सा टुकड़ा जो है ये किस तरीके से बिहेव करता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह समझा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है, मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो छोटा सा पार्ट है, मैं दिख रहा है ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं रेड कलर से दिखा दिया हूँ। इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसी तरफ होगा ना, इसका डायरेक्शन टेंजेंशियल इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। ये जो है ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, और ये जो है इसका क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पहले इसका एंगुलर पोजीशन था थीटा, बाद में इसका एंगुलर पोजीशन हो जाएगा θ+d θ। ठीक है। और ये जो लेंथ है इतना दूर का, ये लेंथ क्या है इसका, dr वेक्टर। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये सब चीज हम लोग पहले भी पढ़े हैं जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी मैं बताया था। ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, मैं उसी पार्टिकल पे फोर्स दिखा रहा हूं।
ठीक है। सेम उसी पार्टिकल पे, पार्टिकल पहले यहाँ पे था, ये घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। ये इसका क्या था, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे मान लो ये इधर लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो, मान लो फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, सपोज फाई, ठीक है। अब फोर्स का याद, दो कंपोनेंट हम लेते थे, एक लेते थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक लेते थे पैरेलल कंपोनेंट, जिसमें से पैरेलल कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होता था टॉर्क निकालने के लिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रोल होता था। याद करो, टॉर्क हम किससे निकालते थे, आर एफ साइन। तो ये वाला टॉर्क हो जाएगा क्या, ये वाला जो टर्म लिखा हूं मैं, ये एक्चुअली इसका टॉर्क है, ठीक है। तो अब बताओ, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, आर वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, और ये जो डी आर वेक्टर है ये भी क्या है, आर पर परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ये है मेरा कि ये फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और जो डी आर वाला कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा क्या, समझ गए, ठीक है। अब ये बताओ, यहीं पे देख लो, अगर ये एंगल थीटा और ये पूरा थीटा प्लस डी थीटा है, तो खाली इतना दूर का एंगल क्या होगा, सिर्फ इतना दूर का, कि डी थीटा नहीं हो जाएगा। तो यहां पर का जो एंगल है, सिर्फ ये वाला, ये एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा, ठीक है। हमने ये पढ़ा है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। एंगल जो है हमारा है डी थीटा, और आर्क है डी आर, और रेडियस है आर, देख लो है क्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क का, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या है, एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स में क्या ले रहा हूँ, खाली परपेंडिकुलर वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि डी आर वेक्टर का भी डायरेक्शन कहाँ है, इधर परपेंडिकुलर। अब फोर्स वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट का यही डायरेक्शन है, इसके कारण कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो मैं लिख दिया हूँ फोर्स परपेंडिकुलर इंटू डी आर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos 0, ठीक है। अब देखो, एक परपेंडिकुलर को क्या लिखोगी, एफ इंटू साइन फाइव लिखना होगा, ठीक है। और डी आर को यहां से देखो तो आर इंटू डी थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर इंटू डी थीटा। अब ये देखो तो आर इंटू एफ इंटू साइन फाइव, क्या ये टॉर्क है, तो इतना दूर जो है ये तो टॉर्क आ गया। तो देखो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया प्रूफ, ये आ गया टॉर्क इंटू डी थीटा, इसी को हम लोग वर्क कहते हैं ना, हो गया प्रूफ, हो गया।